हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कंपनी की परिभाषा से संबंधित है। यानी कि प्रश्न हमारा ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सी ऐसी धारा है जिसमें कंपनी के बारे में डिफिनेशन दी गई है या कंपनी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2013 की 20 के अनुसार, या धारा 230 के अनुसार, या 1956 की धारा 240 के अनुसार, या 2013 की धारा 270 के अनुसार। इस प्रश्न में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रश्नों के साथ साथ हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से हमारे कितने प्रश्न निकल पा रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। और आप कॉपी पेन उठा लो और यहाँ से नोट डाउन अपना करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अगर यहाँ कभी भी आ जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 का किससे संबंध होता है, तो इसका जो संबंध होता है फ्रेंड्स, इसका संबंध होता है प्रविवरण से। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस के बारे में ये हमारी धारा 270 बताती है। बाकी इन दो धारा 230 और धारा 240 इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। और कंपनी की जो परिभाषा दी गई है हमारी धारा 220 के अंतर्गत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी की परिभाषा से संबंधित कौन सी धारा है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंतर्गत कंपनी की डेफिनेशन या परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न में ऑप्शन जो हमारा 2013 270 दिया है, तो उसमें हम प्रविवरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रविवरण के बारे में हमारी धारा 270 बताती है। ठीक है, तो दो प्रश्न हमारे यहाँ से क्रिएट हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, एक संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकाकी व्यापार में और साझेदारी फर्म में जो सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। ठीक है, और संयुक्त हिंदू परिवार में एक व्यक्ति का दायित्व असीमित होता है, बाकी सभी लोगों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, लेकिन एक संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित इसलिए होता है क्योंकि जो भी सदस्य कंपनी में अंश लेता है उसके लिए हुए अंशों की सीमा तक ही उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो एक संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी में जो सदस्यों का दायित्व होता है वो सीमित होता है, क्योंकि कंपनी में किसी के आने और जाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कंपनी में कोई शेयर होल्डर्स मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो इस कंडीशन में कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि प्रत्येक अंश का वही सदस्य मालिक होगा जिसने अंश को परचेज किया है। इसलिए में प्रत्येक सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व है वो सीमित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि ऐसी कंपनी जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है वह है। यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अंशों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, चाहे तो वो उसको सेल कर दे भले ही। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी, एक सहकारी समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी होती है, यानी कि जिस कंपनी के नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी शब्द लगा होता है उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है और न्यूनतम यानी मिनिमम जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो एक निजी कंपनी जो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक निजी कंपनी जो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रविवरण निर्गमन करने के संबंध में कौन सा धारा सही है। यानी कि प्रविवरण का जो निर्गमन किया जाता है उसके संबंध में कौन सी धारा हमारा सही है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन फ्रेंड्स दिए हैं ये चार के चारों ऑप्शन नहीं होने वाले, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है ना, इसको आप भूल जाओ। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रविवरण का जो निर्गमन है वो धारा 270 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? धारा 270 के अंतर्गत प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है हमारे सही नहीं होने वाले हैं, चारों के चारों ये गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो धारा 270 के अंतर्गत प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये गलती हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे माजरत करता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो वह कहलाती है। ठीक है, तो जब कंपनी, यानी कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो जनता में अपने अंशों को जारी करती है, अपने अंशों को इशू करती है। पब्लिक क्या करती है कि उनके अंशों को परचेज करती है और इसकी वजह से कंपनी के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है और वो पैसा वो इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बिकने के बाद जो भी लाभ होता है उसके हुए लाभों के अकॉर्डिंग जो भी शर्त कंपनी दी रहती है कि इतने अंशों पर इतना % हम आपको लाभांश की घोषणा करेंगे, तो ये उनका पर्सनल मैटर होता है। कंपनी का जो भी रूल और नियम हो तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिविडेंड को इशू करते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी को प्राप्त करती है तो वो क्या कहलाती है, यानी कि उस जो कैपिटल आती है कंपनी में उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि आरक्षित पूंजी, ऑप्शन नंबर बी है अंश पूंजी, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी है पूंजी संचय। तो इसको जो नाम से जाना जाता है उसको अंश पूंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कंपनी को जो अंश हमारा बिकता है, ठीक है, जो कंपनी हमारा और जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो अंश को खरीदते हैं, और अंश को खरीदने के बदले, अंश को परचेज करने के बदले कंपनी में जो पैसा आता है उसको हम अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्पेशली तौर पे इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को रखे हैं जो अभी कंपनी से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर एकदम मस्ट बन जाते हैं। ये आप एकदम नोट करके रख लो कि 2 से 3 नंबर आपके कंपनी के थियरी में से आते हैं और 3 से 4 नंबर आपके कंपनी अकाउंट से आते हैं। तो यानी कि कुल मिला जुला करके 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंपनी से रिलेटेड बन जाता है। ठीक है, तो थियरी से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें ऐसे सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा मैं कि थियरी में जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्वेश्चन को ऐसा क्रिएट करूं जैसे आयोग हमको पूछता है। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर आपके थियरी से क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी जो अपने अंशों के हस्तांतरण के साथ साथ जनता में प्रविवरण को जारी करने पर भी रोक लगाती है, वो कौन सी ऐसी कंपनी है। ठीक है, यानी कि वो किस प्रकार की कंपनी है जो जनता में अपने अंशों का जो हस्तांतरण है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहे कि एक दूसरे से ट्रांसफर कर ले, वो उनको भी रोक लगाती है, और साथ ही साथ अपने बारे में जनवाने के लिए या अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो जनता में वो प्रॉस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी जारी करती है, वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो प्रॉस्पेक्टस भी जारी नहीं करती बल्कि उसको प्रॉस्पेक्टस जारी मतलब वो अपने आप को रोक लगाती है कि नहीं, हमको अपने बारे में जनता को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना है, जिनको आना है वो आए और जिनको जाना है वो जाए। तो वो कौन सी ऐसी कंपनी है, तो वो कंपनी होती है एक निजी कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो होती है जो जनता में अंशों का हस्तांतरण करने पे और अपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस को इशू करने पर जनता में, पब्लिक में वो रोक लगाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है ऐसे अंश जिनका एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर दिया जाता है तो वो किस प्रकार के अंश कहलाते हैं। तो जो एक ऐसे अंश जिनका एक निश्चित समय के बाद जो है भुगतान कर दिया जाता है तो उसको किस प्रकार के अंश की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक संचयी पूर्वाधिकार अंश, या असंचयी पूर्वाधिकार अंश, या शोध्य पूर्वाधिकार अंश, या समता अंश। तो थोड़ा सा मैं आपको अंशों के बारे में डिफाइन करता चलूं कि संचयी पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी को 2010 में लाभ नहीं हुआ और कंपनी को 2011 में भी लाभ नहीं हुआ, ठीक है, 2010 में लाभ नहीं हुआ, 2011 में भी लाभ नहीं हुआ और कंपनी को 2012 में लाभ हो गया, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश को कंपनी पहले 2010 का लाभ देगी, फिर 2011 का लाभ देगी, उसके बाद जो बच जाएगा फिर 2012 का यानी कि प्रेजेंट टाइम का लाभ देगी। यानी कि कहने का मतलब यह होता है कि संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे अंशधारी होते हैं कि जिसमें कंपनी पहले इनके बकाये लाभांश या डिविडेंड का भुगतान करती है, उसके बाद पीछे से लाभ देते हुए आती है, तब जाके प्रेजेंट टाइम का करती है। ठीक है, इसी के अपोजिट में है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। इसमें क्या होता है कि हमारा पिछले लाभ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर 10 का बाकी हो, 11 का बाकी हो, 12 का बाकी हो, तो इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को जब लाभ हुआ है 13 में, अगर हुआ है सन 2013 में लाभ हुआ है तो कंपनी केवल 2013 का ही लाभांश की घोषणा करेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस को मैं डिफाइन करता हुआ चलूं ताकि आपको नोट्स बनाने के साथ साथ
क्वेश्चन एक बार में जब समझ में आ जाएगा आप लोगों को तो नोट्स वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो असंचयी पूर्वाधिकार ऐसे अंश होते हैं, ठीक है। और शोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं कि जिसमें इनका एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर दिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि शोध्य पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे अंशधारी होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में ही या एक निश्चित समय के बाद ही इनका भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में तो ये तो हमको आगे मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर स्पेशली इस पर डिस्कस करूंगा और आपको डिफाइन करूंगा कि ये तो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के रियल फाउंडर या वास्तविक स्वामी जो होते हैं ये समता अंशधारी होते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे अंश जिनका भुगतान कंपनी के समापन के बाद किया जाता है तो ऐसे अंशधारी को, ऐसे अंशों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा वो अंश होता है जिसका भुगतान जब कंपनी का समापन हो जाता है तो उसके बाद किया जाता है, न कि कंपनी के जीवन काल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शोध्य पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन नंबर सी है समता अंश, ऑप्शन नंबर डी है अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो अशोध्य पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे अंशधारी होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के समापन के बाद किया जाता है, तो ऐसे अंशधारी को हम अशोध्य पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अशोध्य पूर्वाधिकार अंशधारियों का कंपनी के समापन के बाद ही भुगतान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में चल प्रकार की संपत्ति है, यानी कौन सी ऐसी संपत्ति है जिनका हस्तांतरण, चल प्रकार का मतलब यही होता है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके। तो इसमें कौन सी ऐसी संपत्ति है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, या कौन सी ऐसी संपत्ति है जो चल संपत्तियों के अंतर्गत आती है। तो फर्नीचर है, भवन है, अंश है और उपयुक्त सभी है। तो आपको मैं बताता चलूं कि फर्नीचर और भवन जो है ये एक प्रकार की हमारी अस्थाई संपत्ति होती है जिनको हम फाइनल अकाउंट में असेट साइड में इसको हम फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत शो करते हैं, ठीक है। और अंश जो है यानी कि जो हमारा ये अंश होता है, शेयर होता है, ये एक प्रकार की हमारी चल संपत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में चल प्रकार की संपत्ति है तो अंश एक चल प्रकार की संपत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऐसे अंशधारी जिनको सामान्य लाभ के अतिरिक्त कंपनी के लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी कि क्वेश्चन हमारा यह कहना चाह रहा है कि वो कौन से ऐसे अंशधारी हैं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वो कौन से ऐसे अंशधारी हैं जिनको कंपनी में लाभ होने पर तो लाभ दिया ही जाता है, लेकिन जब कंपनी को कोई अतिरिक्त लाभ हो जाता है तो उसमें भी उनको लाभ पाने का अधिकार होता है। तो वो किस टाइप के अंशधारी होते हैं, तो वो होते हैं हमारे भाग्य युक्त यानी कि भाग्य युक्त पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि भाग्य युक्त यानी कि भाग्य पूर्वाधिकार अंशधारी ये एक प्रकार के ऐसे अंशधारी होते हैं जो कंपनी के सामान्य लाभों के अतिरिक्त कंपनी के लाभों में से भी दोबारा लाभ पाने के जो अधिकारी होते हैं उनको हम भाग्य पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और जब वीडियो फिनिश्ड हो जाए तो वीडियो को शेयर करना भी न भूलना, ठीक है। आपके इतने करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पे विजिट किए हैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो मैं इतने एमसीक्यूज आपके लिए ले आ दूंगा कि आप यकीन मानो कि इसको पढ़ करके आप देख लेना कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज की गणना किससे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रारंभिक पूंजी के अनुसार, या समायोजित पूंजी के अनुसार, या अंतिम पूंजी के अनुसार, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पूंजी पर जो ब्याज की गणना की जाती है वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक पूंजी पर जो है हमेशा पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि धारा धारा 271 का संबंध किस कंपनी से है, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको धारा 271 के संबंध में परिभाषित किया गया या धारा 271 के अंतर्गत उस कंपनी के बारे में डेफिनेशन दी गई है या बताया गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि एक सार्वजनिक कंपनी से, या एक निजी कंपनी से, या एक व्यक्ति वाली कंपनी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो धारा 271 का जो संबंध होता है दोस्तों वो एक व्यक्ति वाली कंपनी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि एक व्यक्ति वाली कंपनी जो होती है ये धारा 271 से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 13, तालिका एफ के प्रावधान लागू होते हैं किसकी अनुपस्थिति पर। यानी कंपनी में जो हमारे दो मुख्य प्रलेख बनाए जाते हैं, कंपनी का पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम जो प्रलेख होता है, तो वो उन दोनों में से कौन सा ऐसा प्रलेख है जिसके गैर मौजूदगी में या अनुपस्थिति में न होने पर तालिका एफ के प्रावधान लागू होते हैं, किसकी अनुपस्थिति में। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पार्षद सीमा नियम या प्रविवरण के, या पार्षद अंतर नियम, या कंपनी एक्ट की अनुपस्थिति में। तो फ्रेंड्स, पार्षद अंतर नियम ऐसा मेमोरेंडम होता है कि जिनकी अनुपस्थिति में कंपनी की तालिका एफ के प्रावधान लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पार्षद अंतर नियम की अनुपस्थिति में ही तालिका एफ के प्रावधान लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, ऐसी संस्था जिसमें सदस्यों का दायित्व या ऐसी संस्था जिसमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर दी जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, ठीक है, जिसमें मिनिमम जो होते हैं कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो 200 होते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो अपने सदस्यों की संख्या पे प्रतिबंध लगाती है कि इतने से ज़्यादा हमारे कंपनी में सदस्य नहीं हो सकते हैं कर्मचारियों को छोड़ करके। तो एक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, ठीक है, वो अपने सदस्यों के 200 होने पर प्रतिबंध लगाती है, इसके अलावा वो सदस्य को नहीं रखती है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन में कहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी जो एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 200 व्यक्ति होते हैं। जिनके पास पुरानी बुक्स होगी उसमें लिखा होगा अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको आप काट करके उसको मैक्सिमम में 200 आप कर लीजिएगा, ठीक है, एक 0 आप वहां पे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और इसमें संचालकों की जो संख्या होती है वो कम से कम 2 होती है और अधिक से अधिक जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। 2 होती है और अधिक से अधिक 3 होती है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। डायरेक्टर की जो संख्या होती है वो मिनिमम होती है 2 और मैक्सिमम होती है 3 होती है, ठीक है। और इसमें सदस्यों की संख्या 200 तक लिमिटेड होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, सामान्य तौर पर एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या होती है। यानी कि एक पब्लिक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं या डायरेक्टर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारे कितने बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है, ठीक है, यानी कि पर्सन हम लिख लेते हैं इसको नॉमिनेट करने के लिए। पर्सन जो होते हैं वो कम से कम 7 होते हैं, ठीक है, जबकि प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं। तो एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, अंशों की सीमा तक होते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बना। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या कितनी होती है। तो आमतौर से जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है कम से कम 3 होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि मैक्सिमम संचालकों की संख्या कितनी होती है तो 15 होती है, ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 15 होती है। तो यहाँ पर हमारे इतने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा राइट होगा वो होगा 3। अगर यहीं पे अधिकतम होता तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता कि 15 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए निर्माण की जाने वाली एक संस्था है, उसको किस नाम से जाना जाता है। यानी कि केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए निर्माण की जाने वाली एक संस्था है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक कंपनी, या ऑप्शन नंबर बी है एक निजी कंपनी,
कंपनी या एक व्यक्ति की कंपनी या उपयुक्त सभी। मैं आपको बताता चलूं कि एक व्यक्ति की कंपनी एक प्रकार की ऐसी कंपनी होती है जिसका निर्माण सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसमें व्यावसायिक कार्यों को अंजाम दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति कंपनी के लिए व्यावसायिक कार्यों का निर्माण किया जाता है, यही एक प्रकार की ऐसी संस्था है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धारा 268 से संबंधित है, यानी कि धारा 268 से ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमारी धारा 268 से संबंधित होती है। तो इसमें जो कंपनी होती है धारा 268 से जो संबंधित कंपनी होती है वो एक सार्वजनिक कंपनी होती है, ठीक है, एक सार्वजनिक कंपनी होती है। और क्वेश्चन में यही रहता कि धारा 262 का किससे संबंध होता है, तो ये एक निजी कंपनी का इससे संबंध होता है, ठीक है ना। एक निजी कंपनी का जो संबंध होता है वो धारा 262 से होता है। एक पब्लिक कंपनी का जो संबंध होता है वो एक सार्वजनिक कंपनी से होता है। और एक व्यक्ति की कंपनी जो होती है ये प्रविवरण जो होता है ये हमारा धारा 270 से होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 268 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा एक सार्वजनिक कंपनी। और एक व्यक्ति की जहां बात आ जाती है तो वहां पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि 271 को हम ढूंढेंगे कि 271 कहाँ है, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। और प्रविवरण से रिलेटेड हमारा धारा 270 हमारा सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में देखिए 4-5 क्वेश्चन फ्रेंड्स निकले, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। अगला प्रश्न है कंपनी का चार्टर होता है, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। और लगभग हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी पेपर हमारे यूपी में हो रहे हैं या यूपी के बाहर होते हैं तो कंपनी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हमेशा आमतौर पे देखा गया है, बस पूछने का तरीका आयोग का अलग अलग रहता है। तो कंपनी का चार्टर किसको कहा जाता है, यानी कंपनी का जो सबसे मुख्य प्रलेख होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें कंपनी की सीमा के बारे में दिया रहता है या कंपनी के बारे में डिफिनेशन दी रहती है। या प्रश्न हमारा ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में डिफिनेशन दी हुई रहती है, तो उस प्रलेख को किस नाम से जानते हैं। तो उस प्रलेख को हम जानते हैं पार्षद सीमा नियम, जो कि कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है। जितनी भी हमारी कंपनी की नीतियां हैं, कंपनी के रूल्स और नियम है, कंपनी का नाम है, कंपनी की पूंजी है या कंपनी से रिलेटेड उसकी सीमाओं से रिलेटेड जितने भी नियम और कानून है वो सारे के सारे नियम और कानून हमारे पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं, इसीलिए इसको कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है धारा 262 से संबंधित है, यानी कि धारा 262 ऐसी कौन सी कंपनी है जो धारा 262 से संबंध रखती है। तो इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं और फिर आपको एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं कि जब भी धारा 262 की बात आ जाए तो ये एक निजी कंपनी के संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि धारा 262 का जो संबंध होता है ये किस कंपनी के बारे में डिफिनेशन बताता है या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके बारे में इस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसका उल्लेख जो किया गया है वो धारा 262 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आज की इस वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है उस कंपनी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कंपनी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऐसी वो कौन सी कंपनी है जिसमें सदस्यों का जो दायित्व होता है वो तब तक मौन रहता है जब तक कंपनी चलती है, लेकिन जैसे ही कंपनी की समाप्ति हो जाती है या फर्म की समाप्ति हो जाती है तो उस कंडीशन में इनका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असीमित दायित्व वाली कंपनी, बी है सार्वजनिक कंपनी, सी है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और डी है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी एक प्रकार की ऐसी कंपनी होती है जो चलने पर इसमें सदस्यों का दायित्व मौन रहता है और जैसे ही इसमें कंपनी का समापन हो जाता है तो इनका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा किस कंपनी में होता है, तो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में ऐसे केसेस पाए जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, साथ साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इसके पहले भी किसी ने आंसर नहीं दिया, आज कम से कम आप आंसर दो कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है।
अभी हमारा सिर्फ थियरी क्वेश्चन ही चलेगा, कुछ दिनों के बाद हम कंपनी अकाउंट से रिलेटेड एक से एक मजेदार एमसीक्यूज लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।